घमासान छिड़ गया है। लेफ्ट कह रही है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए इतनी सीटें देनी ही नहीं चाहिए थी। सूत्रों का दावा है कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस में बड़ी टूट का डर सता रहा है। और तो और खुद कांग्रेस के कई बड़े नेता बिहार में हार पर अपनी पार्टी को कोस रहे हैं। यानी कुल मिलाकर जुम्मा 4 दिन में ही महागठबंधन के भीतर लड़ाई शुरू हो गई है। उधर दूसरी ओर बिहार में जीत का जश्न के साथ ही बीजेपी ने बंगाल में चढ़ाई शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने भाषण में इसका संकेत दिया। उधर ममता बनर्जी दोहरी मुसीबत में फंस गई हैं। करीब 6 महीने में चुनाव है, बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है और इसी बीच उनकी पार्टी में बगावत की खबर आ रही है। खबर आ रही है कि ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी समेत कुल 4 मंत्री ममता सरकार से बेहद नाराज है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महागठबंधन में लड़ाई, बीजेपी की बंगाल पर चढ़ाई। तो आज का आर पार जोरदार होगा और ऐतिहासिक होगा। इस ऐतिहासिक आर पार में आपका अभिनंदन है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। बिहार तो बस झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है, जीत हमारी जारी है, बंगाल की बारी है। बिहार की जीत के बाद बीजेपी बुलंद हौसले के साथ बंगाल पर सियासी चढ़ाई में जुट गई है। पीएम मोदी ने बिहार की जीत पर जश्न के दौरान बंगाल के मोर्चे का संकेत दे दिया। चुनाव में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। बंगाल में बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है पॉलिटिकल किलिंग। वहां के गवर्नर ने भी बोला कि ये रक्त रंजिश अब खत्म होनी चाहिए। मैं खुद 100 कार्यकर्ताओं का तर्पण होता है ना, जो उनको पिंडदान जिसको कहते हैं, तर्पण करते हैं, 100 कार्यकर्ताओं का मैं खुद तर्पण करके आया हूँ। लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। इस बीच पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर अलीपुरद्वार में हमला हो गया। कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे कार का शीशा टूट गया। 115 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनकी हत्या पश्चिम बंगाल में कर दी गई है। मौत का खेल नहीं खेलना चाहिए। उधर ममता बनर्जी के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ बीजेपी से मोर्चा लेने की चुनौती है, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के भीतर बगावत शुरू हो चुकी है। बंगाल में कल हुई कैबिनेट बैठक से 4 मंत्रियों ने किनारा कर लिया। इनमें ममता बनर्जी के राइट हैंड कहे जाने वाले परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी का नाम भी शामिल है, जो काफी समय से नाराज चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी अपनी सभाओं में न तो ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं और न ही उनकी जनसभाओं में टीएमसी का झंडा नजर आ रहा है। बैठक में नहीं पहुंचने वाले मंत्रियों में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, गौतम देव, रविंद्र घोष के नाम शामिल हैं। ऊपर से देश में मोदी फैक्टर का भी भरपूर असर दिख रहा है। बिहार में एनडीए की जीत में मोदी फैक्टर की ताकत को लेकर अमित देवगन ने एक लेख भी लिखा है। उधर बिहार में हार के बाद महागठबंधन के भीतर भी जंग शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव महागठबंधन विधायक दल के नेता तो चुन लिए गए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उन्हें कांग्रेस में टूट का डर सता रहा है। खुद कांग्रेस के नेता बिहार में हार पर अपनी ही पार्टी को कोस रहे हैं। दूसरी तरफ लेफ्ट भी कह रही है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए इतनी सीटें दे दी गई कि वो संभाल ही नहीं पाई। बिल्कुल, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता तो आज महागठबंधन की सरकार होती। देखिए, वही बात मैंने कही है कि उस पर हम लोगों को गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है।
कांग्रेस की लीडरशिप को चाहिए कि जिन लोगों को बिहार की जिम्मेदारी दी थी उनसे हिसाब किताब लेना चाहिए, उनसे जवाब तलब करना चाहिए। बिहार की हार की जिम्मेदारी उन लोगों की जिम्मेदारी। कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थी इस पूरे चुनाव में, शायद ये 70 सीट कांग्रेस के लिए थोड़ा ज़्यादा उसको संभालना मुश्किल था, और हो सकता है कि कुछ कम सीटें कांग्रेस के लिए होती तो वो नहीं, पहली बात तो हम कहेंगे कांग्रेस के लिए बेहतर साबित होता। वो इस बार 70 सीट लड़के 19, तो ये 30% से भी कम है। और लगे हाथ जीतन राम मांझी ने तो कांग्रेस विधायकों को एनडीए में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया। नहीं, अगर टूट करके आना चाहते हैं एनडीए में तो वैसी परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप में हम बोल सकते हैं कि हम तो स्वागत करेंगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महागठबंधन में लड़ाई, बीजेपी की बंगाल पर चढ़ाई। और अब वो विश्लेषण जो बहुत महत्वपूर्ण है, रार और ढाल का विश्लेषण। एक तरफ रार है, यानी रार इस बात की है कि आप जीते, हम क्यों हारे। यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा। ये कहानी जो है वो पहुंच सिरे से जुड़ती है। बीजेपी के खिलाफ बने गठबंधन एकजुट नहीं रह पाते, गठबंधन के दल अपनी महत्वाकांक्षाएं दबा नहीं पाते, समीक्षा के बजाय पार्टियां एक दूसरे पे निशाना साधती है। कांग्रेस ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, बाकी सभी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। एनडीए में पीएम मोदी सीधे जनता के साथ कनेक्ट करते हैं। आज मैंने अपने लेख में भी लिखा, नीतीश से नाराजगी का भार भी पीएम मोदी ने अपने कंधों पर उठा लिया। और जो एक स्टार प्रचारक का, एक बड़े नेता का काम होता है कि लायबिलिटी को भी एसेट में आखिर में बदल डाला, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं था। एनडीए के सहयोगियों से हुए समझौते निभाने की कोशिश होती है। खासतौर पर अगर हम बिहार की बात करें तो बीजेपी बहुत बड़ा दल है, लेकिन वो सीएम नीतीश को बना रही है जिनके पास 40 सीटें हैं। बीजेपी विरोधी गठबंधन के दल अपना फायदा पहले देखते हैं और पार्टियों का और गठबंधन का बाद में। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ आज की इस चर्चा में अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आज की चर्चा में प्रोफेसर तौसीफ खान है, टीएमसी के। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जेडीयू के नेता, प्रवक्ता नेता। मेरे साथ सारिका पासवान जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी की। सबसे पहले मैं आपका रुख करता हूं अभय दुबे। अभय दुबे, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं और मेरा सवाल यह है, चलिए पहले आपसे मैं आपका, क्योंकि अभी आप हमारे साथ है नहीं, मैं एक पॉइंट रेस करता हूं। आप इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देखिए। पहला, कांग्रेस कह रही है कि हम ओवैसी और ईवीएम की वजह से हार गए। लेफ्ट कह रहा है कि ये कांग्रेस की हैसियत नहीं थी 70 सीटों वाली, इनको ज्यादा सीटें दे दी, ये संभाल नहीं पाए और हमारी भी लुटिया डुबो दी। आरजेडी कह रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जो सोर्सेस के हवाले से है, ये कांग्रेस कहीं ना टूट जाए। जीतन राम मांझी जो एनडीए के, वो कह रहे हैं कि अगर आना है तो हम तो स्वागत करेंगे। और तो और आखिर के अंदर राशिद अल्वी और तारिक अनवर ये कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही महागठबंधन हारा है। तो पहले कहानी शुरू होती है ईवीएम और ओवैसी पर जिम्मेदारी छोड़ने की, कि उनकी वजह से हमारे हैं, और आखिर में होती है कि हम अपनी ही वजह से हारे हैं। संबित पात्रा, राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मावलोकन, यानी आत्मचिंतन, आत्ममंथन, जो कि बड़ा जरूरी होता है, हार हो जीत हो। लेकिन जो कुछ बिहार में हुआ, और बिहार के बाद आप बंगाल की चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम, ओवैसी और कांग्रेस में टूट, ये पिछले कुछ दिनों के बड़े हेडलाइंस हैं। योर फर्स्ट टेक ऑन दिस। देखिए, अभी आपने मुझे दूसरे नंबर पे चांस दिया क्योंकि अभय दुबे जी जुड़े नहीं हैं, और आपने खुद कहा कि अभय जी हमारे साथ नहीं हैं। अमीश जी, केवल अभय जी ही आपके साथ नहीं हैं, राहुल जी भी नहीं हैं, वो भी अभी जुड़े नहीं हैं।
अभी टीवी पे मैंने देखा वो जैसलमेर में है अपने मित्रों के साथ, 7 मित्रों के साथ वो जैसलमेर गए हुए हैं और टेंट लगे हुए हैं, डेजर्ट सफारी करने गए हैं। और वो कोई डेजर्ट वाला स्कूटर होता है, वो डेजर्ट वाले स्कूटर में बैठ के अपने दोस्तों के साथ वहाँ सफारी करेंगे। तो केवल अभय दुबे ही नहीं, नदारत तो राहुल गांधी जी भी हैं। और बताइए, जब खुद पार्टी डेजर्ट बन रही हो, जब पार्टी को डेजर्ट करने के लिए लोग तैयार बैठे हों, खुद के लोग, उस समय डेजर्ट सफारी करना जरूरी है या आत्मावलोकन करना? और ये आत्मावलोकन करेंगे कब? ये तो 2014 से ही बोल रहे हैं, हाँ हाँ हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हाँ हाँ हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। ये रखा क्या है इंट्रोस्पेक्ट करने में? इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो निकल कर आएगा कि बस ये राहुल गांधी के कारण ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्या कर लेंगे? ये G23 ग्रुप 23 ने एक चिट्ठी लिखी थी कि हमारे पास एक परमानेंट लीडर नहीं है, हमको एक परमानेंट लीडर की आवश्यकता है। क्या कर लिया इन्होंने खाली एक CWC, वो कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की मीटिंग करके वही बातें सुनाकर खत्म हो गई बात। तो इनका होना जाना कुछ नहीं है। और मैं तो एक सजेशन देता हूं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस अपना नाम बदल करके लुटिया डुबो पार्टी, ये खुद का भी लुटिया डुबा चुकी है और जहां स्पर्श करती है, जिसको स्पर्श करती है, उसका भी ये लुटिया डुबोती है। और केवल लुटिया डुबोती नहीं है, लुटिया डुबोने के बाद पहला क्रंदन इनका EVM खराब, इलेक्शन कमीशन खराब, सुप्रीम कोर्ट गलत काम कर रही है, सब खराब हैं। मैं बता रहा हूं, इनका एकमात्र विषय खराब है, वह है नेता खराब है, परिवारवादी पार्टी है। कल जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये फैमिली पार्टी है, फैमिली पार्टी। आप बताइए, अभी नरेंद्र मोदी जी JNU में भाषण दे रहे हैं और कारण क्या है? वहां पर JNU के अंदर, मैं अभिवादन देता हूं देश को, वहां पर विवेकानंद जी का स्टेचू लग रहा है। आप यहां पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिए, यहां पर TMC के प्रवक्ता से पूछिए, JNU का स्टेचू लगना चाहिए क्या नहीं? होश उड़ जाएंगे इनके। ठीक है, अब करते रह जाएंगे। इनिशियल आपने कमेंट दिया, अभय दुबे आप जुड़ गए हैं। अभय दुबे आप जुड़े नहीं थे तो उस पर भी संबित पात्रा ने एक तंज कस दिया कि देखिए वो राहुल गांधी नहीं जुड़ पा रहे पब्लिक के साथ, तो अभय दुबे कहां से जुड़ेंगे? अभय जी, अभी कुछ देर पहले मैंने एक बाइट दिखाई, लेफ्ट के एक नेता कह रहे थे कि 70 सीटें आपसे संभल नहीं पाई। आपके अपने नेता तारिक अनवर कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही महागठबंधन हार गया। राशिद अलवी कह रहे हैं कि जो गया था पटना, जो गया था बिहार, उनसे जरा जवाब तलब होना चाहिए। यानी आप भी गए थे पटना और बिहार, आपसे भी जवाब तलब होना चाहिए, राशिद अलवी ने। क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर आप आईना नहीं देखना चाह रहे? सच्चाई क्या है? जी, जनता रिजेक्ट कर रही है, आपका गेम कुछ और है। अमीश देवगन जी, मुझे थोड़ा सा 30-40 सेकंड जरूर दीजिएगा। जी, 1 मिनट लीजिए सर। हाँ, देखिए, जनता आपको कुछ देना दे, हमारे यहाँ वक्त आपको मिलता रहेगा। हाँ, 4 दिन पहले जिन लोगों का उदय हुआ, ये जो भारत को डुबाने वाली पार्टी जिस पर आमादा है, उसका इतिहास कल बताया JDU के नेता त्यागी जी ने एक टेलीविजन पर। उन्होंने कहा कि मोदी जी झारखंड हार गए थे, मोदी जी बिहार हार गए थे, मोदी जी दिल्ली हार गए थे, मोदी जी पंजाब हार गए थे, मोदी जी मध्य प्रदेश हार गए थे, मोदी जी छत्तीसगढ़ हार गए थे, मोदी जी राजस्थान हार गए थे। लगातार हारने के बाद बिहार आए और हम लोगों ने उनको जीत दिलाई। ये जो बड़ी बड़ी व्याख्या कर रहे हैं ना संबित पात्रा जी, 2010 में मोदी जी जब बिहार नहीं आए थे तो 91 सीटें थी, और मोदी जी जैसे ही बिहार आए 2015 में कि सिमट कर 53 हो गई। राजनीति में हार जीत का निर्णय जनता करती है। आज जो षड्यंत्र हुआ है उसको बेनकाब करना अमीश जी बहुत जरूरी है। एक तरफ वो राजनीतिक दल है जो मां दुर्गा के भक्तों का, हिंदू भक्तों का नरसंहार करती भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ वो अतिवादी विचारधारा का आदमी है जिसका भाई कहता है कि मैं कत्लेआम कर दूंगा। उसको भारतीय जनता पार्टी सूची सौंपती है, वो कहती झारखंड चले जाओ, वो कहती उत्तर प्रदेश चले जाओ, वो कहती महाराष्ट्र चले जाओ। तो आप ये कह रहे हैं, तो एक सेकंड बताइए, एक सेकंड, ये तो भाषण हो गया। ये देखिए, आप कम से कम आत्मावलोकन तो कर लीजिए, आत्मचिंतन तो कर लीजिए। अरे आपको ही समय दे रहा हूं सर, आप ही को समय दे रहा हूं मैं, आप ही को समय दे रहा हूं। सवाल तो मेरा सुनिए। मैंने सवाल आपसे क्या पूछा था? आप चले गए जो मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर जा रहे थे, जहां पर मुंगेर में गोली चली, अमीश देवगन ने उस पर कार्यक्रम किया था। आपके नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी बुलाया था, सुनिए सर, और लिपि सिंह वहां पर बर्खास्त हो गई। आगे बढ़ते हैं, ना सर, एक सेकंड आगे बढ़ते हैं। सस्पेंड हो गई, आगे बढ़ते हैं, तबादला हो गया, आगे बढ़ते हैं।
आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि ओवैसी जो है वो लड़ने, ओवैसी का लेजिटिमेट पॉलिटिकल राइट है कि वो कहीं से भी चुनाव लड़े, या कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी कि ओवैसी कहां चुनाव लड़ेंगे? आपकी भी नजर मुसलमान वोटों पे थी, ओवैसी की भी नजर मुसलमान वोटों पे थी। ये बिल्कुल सत्य बात है ना। ओवैसी ने मुसलमान वोट लिए, इससे आपकी सीटें कम हो गई, यानी आपके गठबंधन की सीटें कम हो गई। सुनिए ना, आप गुजरात में जनेऊधारी बनते हैं और आपको बिहार में टोपीधारी बनना है। अमीश देवगन, ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज करता है जी। गुजरात में अब जनेऊधारी है और आपको बिहार के अंदर मुसलमान का वोट चाहिए। और अगर बंगाल के अगर बिहार के अंदर ओवैसी लड़ लिया तो ओवैसी ने गुनाह कर दिया। देखिए ओवैसी, आई वांट टू कोट असदुद्दीन ओवैसी व्हाट ही सेड ऑन अ न्यूज चैनल। ओवैसी ने बोला इनके सामने कोई चुनाव न लड़े, इन्हें मंजूर नहीं है, जिन्हें दबाया जा रहा था हम उनकी आवाज बने हैं, आप नहीं जीत पा रहे तो हमारा बहाना तलाश रहे हो। कांग्रेस की लीडरशिप, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जो मैं यूज नहीं कर रहा इस कार्यक्रम के अंदर, उन्होंने बोला बेहद कमजोर है। उन्होंने किसी और खराब शब्द का इस्तेमाल किया, आई डोंट वांट टू यूज इट ऑन योर लीडरशिप। आपको पता भी होगा उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया। बोलिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी नहीं तय करे कि ओवैसी कहां से लड़े। परेशानी यही है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि ओवैसी जी यहां से लड़े। 9 सीट पर लड़ते हैं तेलंगाना में। उस तेलंगाना में जो गठबंधन की सरकार है टीआरएस की, वो कहती है कि हम सीएए एनआरसी का सपोर्ट करेंगे और ओवैसी गठबंधन में सरकार बनाते हैं। और उन राज्यों में जाकर सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मोदी जी उन्हें लड़ाते हैं। ये बताइए मुझे आप, 30 सीटें सीमांचल की थी, वहां पर 12 भारतीय जनता पार्टी जीती, 5 ओवैसी जीते, लेकिन उसका लाभ 12 सीटों में मिला है। तो और आप जो मानिए, टोपी की बात, आप मानिए कि आपको मुसलमान वोट इस बारी थोड़ा कम पड़ा तो उसका आपको उसकी तकलीफ हो रही है। नहीं, यही कहानी है। वोटों का नहीं है। तो कमलनाथ ने जब बोला था कि 90% मुसलमान यही आएंगे, तो तब आप बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वो किसी और संदर्भ में बोल रहे थे। अब तो आप खुलेआम टीवी चैनल पे बोल रहे हैं कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए, अगर ओवैसी लड़ेंगे तो हमें वो वोट नहीं मिलेगा। यू आर कंपीटिंग विद असदुद्दीन ओवैसी नाउ, अरे यू आर नॉट कंपीटिंग विद भारतीय जनता पार्टी। देश को समझ में आना चाहिए कि ये गठजोड़ कैसा है इनका, ये तो समझिए। और ये कोई जीते बीते नहीं है। टोपी बिहार को पिनाई, हमने टोपी नहीं पहनी, बीजेपी ने बिहार को टोपी पिनाई। जानते हैं आप 0.03% से सिर्फ जीते बीजेपी के लोग 10 सीटें। ये तो आप कांग्रेस नहीं जीते। एक सेकंड, तो कांग्रेस तय करे, नहीं तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस हेडक्वार्टर तय करे ओवैसी कहां से चुनाव लड़ेंगे, अजय आलोक की पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी, टीएमसी कहां से चुनाव लड़ेगी, ये कांग्रेस का हेडक्वार्टर तय करे। नहीं, सिर्फ वो मुझे लगता है कि आप बात करें 1952 के दशक की। वो दिन लग गए जी जब कांग्रेस पार्टी डिसाइड करती थी कि देश में कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं। वो दिन लग चुके हैं। चाचा ओवैसी की सीटों का निर्णय ओवैसी तो चचा है, ओवैसी तो चचा है, लेकिन आप बीजेपी करती है, आप भतीजे कहां बनना चाह रहे हैं? बीजेपी करती है और चुनाव आयोग का निर्णय बीजेपी करती है। अच्छा ये बताइए, तारिक अनवर ने भी ओवैसी पे ठीकरा फोड़ा। तारिक अनवर कह रहे हैं कि हमारी भी गलतियां रही हैं, तो उन पर अब आप विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मैं उस पॉइंट पर आपका जवाब लूंगा, लेकिन संबित पात्रा कुछ कहना चाहते हैं। संबित पात्रा, ओवैसी आपकी ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोग खड़ा करते हैं। अब हो सकता है आप दीदी के किले में भी ओवैसी जी को बिठा दें। ये हमारी ओवैसी के टीम है, के कोई टीम नहीं है, के टीम। बहुत बढ़िया। आप बताइए किसकी टीम है ओवैसी की पार्टी? 9 वर्षों तक ओवैसी जी, संबित पात्रा ने स्वीकार लिया, ओवैसी जी ये टीम है भारतीय जनता पार्टी की। अब मानते हैं आप संबित पात्रा जी? सारे पाप ओवैसी के धुल गए जो कहते थे आप कि वो हिंदुओं का कत्लेआम उनका भाई करने के भाषण देता है। इनका संतुलन बिगड़ चुका है। जरा मेडिसिन खा के आएंगे तब मैं डिबेट करूंगा, ये संभव नहीं है। आप मेडिसिन देने वाले डॉक्टर क्या होता है? ये है क्या है? ये क्या इनको मेडिसिन खिलाओ कोई जरा। अबे जी 6 मिनट बोल लिए, अबे जी पहले यहाँ करंट लगाओ, बोल लिया आप 6-7 मिनट। ये मजाक बना रखा है, क्या हो गया है? अच्छा एकदम करके बात करते ना, मतलब क्या पार्टी का मुख्यमंत्री बन रहा उनसे भी एक भी सवाल नहीं पूछा। कुछ लेते क्यों नहीं? क्या हालत बना रखी है? कुछ लेते क्यों नहीं? आपने ले लिया बहुत, और हालत क्या हो गई?
कि चुनाव आयोग को फोन करना पड़ रहा है 10 सीटें जिता दीजिए। 10 नंबरी सरकार है बिहार में, 10 नंबरी। माय गॉड, चलिए मैं शांति भगवान याद आने लगे अब आपको मुख्यमंत्री इतनी जल्दी बोलने दीजिए। बोलिए संबित। नीतीश बाबू का सिर दर्द है क्या? नहीं सकता हूँ नहीं, अरे आप गुंडा क्या बात करते हैं संबित पात्रा जी? ये नीतीश बाबू का दर्द है जो झलक रहा है। वो मुख्यमंत्री आप उन्हें बनने नहीं देना चाहते हैं और वो अड़े हुए हैं क्योंकि वो कभी भी पलटी मार जाएंगे अदरवाइज। चलिए अब अजय आलोक, आप इसी आशा में अभय दुबे, इसी आशा में आप बिल्कुल इंतजार करिए। मैं बोल सकता हूं या मैं चुप बैठा रहूं? 1 मिनट बोलने दीजिए, फिर मैं अजय आलोक का रुख करूंगा। संबित, देखिए, आज आप रियलाइज कर रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी की क्या हालत है और कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है। आप उनके प्रवक्ता के व्यवहार को देखिए, यहां किस प्रकार उनका संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो हंस रहे हैं पागलों की तरह, अट्टहास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमने इलेक्शन कमीशन खरीद लिया, तुमने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कर दी, तुमने ओवैसी को भेज दिया है, ओवैसी ने हमें हरा दिया है। ये 17-18 सीट पाने वाली पार्टी 70 सीट पे लड़के सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट इनका है। मतलब एक ओवैसी की पार्टी आई और उन्होंने सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट कर दिया कांग्रेस का, जो किसी जमाने में पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 पार्टी थी। आप इनके व्यवहारों को देख के बताइए कि क्या ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारत के ऊपर कभी शासन करने योग्य पार्टी है? नंबर 1। नंबर 2, किसकी टीम है ओवैसी? 9 वर्षों तक किसके साथ गठबंधन में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में ओवैसी किसके साथ गठबंधन में थे? हर मीटिंग में सोनिया जी की बगल वाली कुर्सी में कौन बैठते थे? अगर ये हमारी बी टीम थी तो सोनिया जी ने इनको अपने पार्टी का सदस्य, अपने गठबंधन का सदस्य क्यों बना के रखा था? सबसे महत्वपूर्ण बात। और तीसरी बात, आज बताइए, ये जो लोग जाके सब इफ्तार पार्टी करते थे, नमाज पढ़ते थे, ये ममता बनर्जी नमाज पढ़ती थी, नमाज पढ़कर फोटो कटआउट लगाती थी। यही इनके पार्टी के सदस्य, सारे कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते थे हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। राहुल गांधी ने कहा हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। ये तुष्टिकरण वाले लोगों की हालत देखिए। ओवैसी आ गए तो जो मुस्लिम बंधु थे उन्होंने भी कहा अच्छा अब तो असली मुसलमान आ गए। ये नकली चादर चढ़ाने वाले, नकली टोपी पहनने वाले और नकली इफ्तार करने वाले, इनको छोड़ो, असली मुसलमानों के पास चलो। और ये जो है, ना ये हिंदू रहे ना ये मुसलमान रहे, ना ये हिंदू रहे ना ये मुसलमान रहे, ये बीच वाले बन के बैठे हुए हैं। ना हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, ये बीच सरयू में डूब के मरेंगे। आप देखिएगा, ना हिंदू है ये ना मुसलमान है, ये बीच सरयू में डूब के मरेंगे। और वहां टीएमसी समर्थक का देखिए, टीएमसी समर्थक का चेहरा देखिए। असउद्दीन ओवैसी आ जाएगा, मालदा में क्या होगा, मुर्शिदाबाद में क्या होगा, हमारे वोटों का क्या होगा, देखिए। तौसीफ खान, ममता बनर्जी बड़ी परेशान है, उनके 3-4 मंत्री तो आ नहीं रहे, गायब है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने आप ब्लिंक ऑफ द आई, यानी यहां बिहार बीजेपी जीती और जेडीयू जीती, उनकी तैयारी बंगाल की शुरू हो गई। एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह से करती है। व्हाट इज योर टेक? हाँ, तैयारी तो होगी, नहीं तैयारी तो होगी, हर किसी का हक है। और बीजेपी के बारे में तो ये मशहूर है ही कि वो इसलिए ज़िंदा रहती है कि एक इलेक्शन जीत लिए तो अब दूसरे इलेक्शन को जीतना है। और यही वजह है कि आज हमारे देश का सत्यानाश हो चुका है। जीडीपी का क्या हाल है, मजदूरों का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, क्योंकि देश चलाने में तो ना इनका सलाहियत है, ना इनकी सोच है, ना इनका ध्यान है देश चलाने की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। इनका ध्यान है सिर्फ प्रोपेगेंडा कीजिए। बिहार में चौथी बार सरकार कैसे बन रही है? प्रोपेगेंडा चलाते हैं। 5वीं बारी सरकार कैसे बन गई? मध्य प्रदेश ने 1.5 साल के लिए कांग्रेस को दिया, फिर बीजेपी को उठा के दे दिया। कैसे हो रहा है अगर गवर्नेंस नहीं है तो? इलेक्शन जीत लेना और देश को सक्सेसफुली चला लेना, अच्छा, दोनों अलग अलग बातें हैं। कोई इलेक्शन जीत सकता है, इलेक्शन जीतने का एक्सपर्ट हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन जीतने में आपको प्रोपेगेंडा चलाना होता है, झूठ बोलना होता है और फेक न्यूज चलाना होता है। लेकिन देश चलाने के लिए ये प्रोपेगेंडा, ये फेक न्यूज आपको नुकसान पहुंचा देता है। अभी जो कांग्रेस जो कारण बता रही है, महागठबंधन जो कारण बता रहा है, इसमें से आपको कौन सा जेन्युइन कारण लग रहा है? ओवैसी, ईवीएम, ये कांग्रेस कमजोर है? नहीं, देखिए ये एक परसेप्शन है। जब वो हार गए हैं तो हारने के बाद विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें एक परसेप्शन है।
ईवीएम पे भी अगर दोष दिया जा रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इसके बारे में खुलासा देगी कि क्या ईवीएम को लेकर के जो शिकायत है क्या वो शिकायत सही है या गलत है। लेकिन इसमें एक बात मैं बता दूं कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूरोप में, यूएसए, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो उदितराज आए थे जिस दिन नतीजे आए थे, वो मंगल ग्रह की बात कर रहे थे, वो पेपर बैलेट की बात कर रहे थे। संबित पात्रा थे उस शो में। मैं अजय आलोक को लेता हूं। अजय आलोक 22 मिनट बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, जिसमें से करीब 9 मिनट तो अभय दुबे जी ने ले लिए मेरे, 9 से 11 मिनट। मैं आपका रुख करता हूं। आप सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन आपने गवर्नेंस तो दी नहीं कुछ। ईवीएम का खेल आपने खेला, ओवैसी का खेल आपने खेला, और इसीलिए आप सरकार बना रहे हैं, आप और बीजेपी मिलकर। एग्जिट पोल आए थे आपके, मैंने उसे नकार दिया था और मैंने कहा था कि ये एग्जिट पोल आया, देखिए इतना कूद रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं, और मतगणना के दिन 1 से 2 बजेगा जैसे ही ये ईवीएम चिल्लाना शुरू करेंगे। इन्होंने वही किया। शाम में 7 बजे से ये रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के पास जाने लगे कि सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है, ये नहीं दिया जा रहा है। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जनता ने नतीजा फैसला हमारे पक्ष में दिया, लेकिन चुनाव आयोग ने नतीजा उनके पक्ष में दिया। तो जो ऐसी पार्टियों का मिश्रण हो जहाँ पे जिसको इस देश की किसी भी संवैधानिक संस्था में यकीन ही नहीं हो, जो अराजकता के सुप्रीम कमांडर जहाँ पे बैठे हुए हों, वैसी पार्टियों को क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं जवाब दूंगा और आप जवाब समझाएंगे तो वो मान लेंगे? नहीं। इनका परसेप्शन जनता में इनके इन्हीं बोली से खराब होता है। असउद्दीन ओवैसी अगर बिहार में आके चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुले तौर पे मुसलमान की बात करते हैं, खुले तौर पे सांप्रदायिक बातें करते हैं। ये कौन नहीं जानता है देश में। लेकिन वो कहा जा रहा है कि वो एनडीए की टीम है, वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसा है कि उन्होंने तो हमें हरा दिया। असउद्दीन ओवैसी के 5 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट तो हमारे जेडीयू कैंडिडेट को हराए। वहां तो कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं थी। उनका प्रतिनिधि ने हमारे प्रतिनिधि को कोचा धमन में, किशनगंज में 2 जगह पे हमें हराया है, 2 जगह बीजेपी को हराया है। लड़ाई आरजेडी से तो कभी थी ही नहीं। वहां पे आरजेडी का तो सुपड़ा साफ हो गया सीमांचल में, तो बी टीम कहां से होगी? असउद्दीन ओवैसी क्या करेंगे? इसे क्या भारतीय जनता पार्टी या जदयू ने ठेका ले रखा है? कांग्रेस को दर्द क्या है? तो मिला लो असउद्दीन ओवैसी को अपने साथ, एक और सेकुलर फ्रंट बड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं मिलाते हैं? किसने मना किया है? दुनिया भर की तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। हाँ, नक्सल सपोर्ट करने वाली सीपीआई माले के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो ओवैसी में क्या बुराई है भाई? मिला ले राहुल गांधी उसको। इस चुनाव में एक नतीजा हुआ, हमें स्पष्ट बहुमत तो आ गया, 125 सीटें आई हमें, लेकिन एक कसक रह गई है मुझे। राहुल गांधी ने सिर्फ 6 रैलियां की। यही राहुल गांधी की अगर 12 रैली हो जाती ना, तो मैं आपको बता रहा हूं हम 200 क्रॉस कर जाते। क्योंकि जहां जहां गए, जहां जहां वो बाछे हैं, वहां हमें फायदा मिला है। तो बड़ा दुख हो गया मुझे। अबे दुबे को बिल्कुल बुरा लग रहा है आप जो बोल रहे हैं। अबे जी चलिए, ये तो अजय लोग बोल रहे हैं, ये विरोधी नेता है, बोल सकते हैं, लेकिन आपके अपने नेता आपके अपने ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं वो 23 की चिट्ठी पर नहीं आता, वो बात तो पुरानी होगी, लेकिन आज की बात तारिक अनवर, आज की बात राशिद अल्वी। देखिए, बात आप आईना क्यों नहीं देखना चाहते? बात पार्टी में होनी ही चाहिए, और आईने में मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मैं राजनीतिक दल में हार जीत, सुनिए ना, राजनीतिक दल में साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों चाचाओं ने जीत बिहार की सरकार की चुरा ली। क्यों कह रहा हूं? मैं प्रामाणिक आरोप लगा रहा हूं। ये जो कह रहे हैं ना रिटर्निंग ऑफिसर को, आप याद कीजिए, सारे चैनलों ने बताया कि नीतीश कुमार जी के घर पर भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर लीडर्स पहुंचे और वहां से रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये धमकाना प्रारंभ किया। और वोटों का अंतर कितना है? 0.03%। सिर्फ सीएम के 3 करोड़ में से 12,000 वोट ज्यादा मिले। एक बात सुनिए ना, अब इतने निराश मत होइए। आपने भारतीय जनता पार्टी ने 956 रैलियां की, तो आपने भी 400 की है। मुख्यमंत्री के बीजेपी या जेडीयू के लोग नहीं आप अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर की थ्योरी पे पड़े हुए हैं। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर की थ्योरी पे पड़े। आपके नेता आगे बढ़ गए बिहार के। तारिक अनवर कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही निपट गया मामला। वो आगे विश्लेषण भी कर रहे हैं कि ओवैसी ने हमें निपटा दिया। वो 2 पॉइंट बता रहे हैं। आप अभी तक अपनी कहानी पे अटके हुए कि वो रिटर्निंग ऑफिसर जो था उसने चुनाव।
रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव हराते जिताते अगर होते तो मध्य प्रदेश के अंदर आधी रात को कांग्रेस चुनाव न जीत जाती। आपको सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? एक सेकंड, अगर रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव जितवाते हराते ना 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 नहीं, देखिए रिटर्निंग ऑफिसर इस देश का इलेक्शन कमीशन बड़ी मेहनत से इलेक्शन कराता है जी। कौन होता है? इस देश का इलेक्शन कमीशन बड़ी मेहनत से इलेक्शन करवाता है। जिलाधीश होते हैं इस देश का इलेक्शन कमीशन बड़ी मेहनत से इलेक्शन कराता है और रिटर्निंग ऑफिसर सुबह से शाम बिना पीठ झुकाए हुआ बैठा रहता है। उस रिटर्निंग ऑफिसर को हम बोल रहे हैं कि वो मिल गया। अगर रिटर्निंग ऑफिसर मिल गया तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं मिला वो रिटर्निंग ऑफिसर? आप बताइए अबे जी, आप एमपी से आते हैं, 15 साल बीजेपी का वहां शासन था, काहे नहीं मिला वहां पर? आप आखिरी राउंड में कैसे जीत गए बताइए मुझे आप। मैंने निकट से देखा है, मध्य प्रदेश में भी रात भर कमलनाथ जी दफ्तर में बैठकर प्रत्येक कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर को हमने फोन किया। हमने कहा कि अगर अन्याय किया तो ठीक नहीं। सुनिए ना, हम अन्याय की बात देखिए, बिहार में हुआ क्या है जानिए तो सही। बात पुरानी हो गई, आप अन्याय कर रहे हैं। सोमवार से आज का दिन आ गया आपका बोलने का, या तो आप मुझे अवसर मत दीजिए बोलने का प्लीज। आप अवसर नहीं दे रहे, आप इलॉजिकल बात करें कि रिटर्निंग ऑफिसर मिल गया। ईवीएम के अंदर आपका एक नेता कह रहा है मंगल ग्रह से ईवीएम ऑपरेट हो जाती हैं, ब्लूटूथ से ईवीएम ऑपरेट हो जाती है, और आप कहते हैं कि चैनल पे आपको बोलने का मौका मिलना चाहिए। और फिर आपके नेता लिखते हैं ट्विटर के ऊपर कि देखिए ट्रंप को मीडिया ने रोक दिया क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। कितने दिनों तक आप नकाब डाल के रख सकते हैं? किसको नकाब डालूंगा मैं? उत्तर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों पर मुझे बताइए। एक दिन प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में से मैंने कितने पैसे का काम किया? नहीं बताएंगे। वो बंगाल भी जाएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि उनकी सरकार का योगदान क्या था। बांग्लादेश की हिंसा का चित्र लगा करके स्थानीय निकाय लड़ती भारतीय जनता पार्टी। जी संबित पात्रा, अजय आलोक को क्या है रिएक्शन? अजय आलोक फर्स्ट यू 30 सेकंड देन संबित पात्रा। अजय आलोक, अबे दुबे ने बड़े सारे हमले करे, रिटर्निंग ऑफिसर नीतीश कुमार के घर में, नीतीश कुमार के घर से सब कुछ हो गया, इसकी वजह से हमारे गए। योर क्विक टेक। इनका मानसिक अवस्था इन लोग की खराब हो गई। अच्छा, चुनाव के नतीजे परसों ही आ गए हैं, अभी तक विलाप पे विलाप किए जा रहे हैं। अरे जनादेश का सम्मान भी नहीं किया जाता है क्या? कैसा रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यमंत्री के घर जाता है? जनादेश हमारे हक में था। रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यमंत्री के घर जाता है, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लोग, हम के लोग, वीआईपी के लोग मुख्यमंत्री के घर नहीं जाएंगे तो क्या राहुल गांधी के घर 10 जनपद जाएंगे? वहां से फोन क्या बात कर रहे हैं? बताइए, कॉल डिटेल दीजिए। वहां से फोन किए, फोन रिकॉर्ड रखा है आपने? फोन रिकॉर्ड रखा हुआ आपने, निकालिए, सबूत दिखाइए। फिर उन्होंने जीत के तेजस्वी यादव आप पे कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबूत कहां से लाएंगे? सबूत नहीं लाएंगे लेकिन आरोप लगाएंगे। ये हताशा और निराशा का परिचायक है भेजी, ये हताशा निराशा का परिचायक है। आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, दवाई की जरूरत है। आप लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम तैयार हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। अदालत जाइए ना, अदालत में चले जाइए। किसने रोका है? 2 दिन हो गए, अदालत क्यों नहीं गए? यही इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज रखी हुई है, वो निर्णय हो जाके अदालत जाइए। मैं मुझे लगता है कि ये मैटर नहीं है जिस मैटर को हम डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द मैटर। सारिका पासवान काफी देर से इंतजार करिए। डॉक्टर पात्रा, वेट फॉर 1 मिनट। सारिका पासवान जी को मुझे डिस्कशन में इंक्लूड करने दीजिए। कांग्रेस से बहुत बड़ा दल बिहार में सारिका पासवान का है, आरजेडी। सारिका जी, ये जो रीजनिंग दी जा रही है रिटर्निंग ऑफिसर की, इस थ्योरी से आगे बढ़ते हुए आपके गठबंधन के पार्टनर लेफ्ट ये कह रहा है कि कांग्रेस की हैसियत नहीं थी 70 सीटों की, लेकिन हमने देकर गलती कर दी। और दूसरी बात, ओवैसी की एंट्री से बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस ने आपको डुबाया अमीश जी, या आपकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ? नहीं अमीश जी, ये तमाम प्रश्नों का जवाब मुझे लगता है कि आज अगर आपने हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की पीसी पे ध्यान दिया होगा तो उन्होंने तमाम प्रश्नों पे जवाब दिया है। और उन्होंने हमारे महागठबंधन के जो अन्य जितने भी घटक दलें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे लेफ्ट हो, उनके बारे में भी उन्होंने अपना पक्ष रखा ज़रूर है। और उन्होंने कहा है कि जी सारी जो दलें हैं वो अपनी मजबूती के साथ उन्होंने क्षेत्र में अपने ग्राउंड पे काम किया है। रिजल्ट चाहे जो भी हो अमीश जी, लेकिन ये बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जनादेश का हम बिल्कुल स्वागत करते हैं, सर आंखों पे है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जनादेश जो है वो महागठबंधन के पक्ष में ये भी बता रहे हैं कि आरजेडी को डर है कि कांग्रेस रेशियो भी निकाले, आरजेडी को डर है कि कांग्रेस टूट जाए। नहीं ऐसी देखिए,
देखिए, सत्ता में बैठे हुए जो हमारे विपक्षी दल हैं, जाहिर सी बात है वो कयास लगाने के लिए स्वतंत्र है। वो चाहे तो जो कयास लगा ले, वो सपने देख सकते हैं। वो चाहे तो भारत से लेके अमेरिका तक वो सपने देखें, उन पे कोई हम लोग की तरफ से पाबंदी नहीं है। लेकिन ये सारे कयास मात्र है। हमारे जितने भी घटक दलें हैं, हमारे सहभागी जो हमारे पार्टियां हैं, वो हम लोग सब लोग यूनाइट हैं। हम लोग एकदम हमारी सोच और हमारी जो कार्यशैली है, सभी हम लोग एक साथ हैं। लेफ्ट ने तो डिवाइड वाला काम करा। लेफ्ट ने बोला कि ये कांग्रेस की हैसियत नहीं थी 70 सीटों की, हमने वाइट प्ले करी, हमने दे दी है, संभाल ही नहीं पाए। 70 सीटें में बिहार में कांग्रेस की ज्यादा सीटें लग रही है लेफ्ट। लेफ्ट इज सेइंग दिस। देखिए अमीर जी, लेफ्ट का कोई भी नेता ऐसी बात बोल रहा है 70 सीटें हो या 100 सीटें हो, जाहिर सी बात है अगर हम 2015 का इलेक्शन को अगर याद करें अमीश जी, तो देखिएगा कि जो परसेंटेज ऑफ सीट्स जो बटी थी और उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस रहा था कांग्रेस का, वो बेहतरीन रहा था। तो जाहिर सी बात है जब सीटों का बंटवारा किसी भी संगठन में होता है, किसी भी पार्टियों के महागठबंधन में होता है, जैसे हमारे महागठबंधन की अगर हम बात करें तो जो सीटों की जो बंटवारा हुई थी, जाहिर सी बात है पिछला परफॉर्मेंस देखते हुए संबित पात्रा, क्योंकि अभी कांग्रेस तो बिहार को ही लेकर काउंटिंग वाले दिन पर ही अटकी पड़ी है, लेकिन आप लोग बंगाल की तरफ आगे निकल गए हैं। आप लोग बंगाल की तरफ आगे निकल गए हैं। ये स्वाभाविक है, मेहनत करना, आगे निकलना और अगली चुनाव की चिंता करना और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ना, यही हमारी खूबसूरती है। और ओवैसी को भी भेज रहे हैं उधर, क्योंकि हम विकासवाद को लेकर लड़ते हैं। नहीं, कोई बात नहीं, ओवैसी जहां से लड़ना है लड़े जाके चुनाव, किसी को रोका जा सकता है क्या? क्यों डरना है? क्यों किसी से डरना है? हराना है, बिल्कुल दम रखिए, हराने का डरना क्यों है? अब 2-3 विषय जो मैंने यहाँ सुना, पहली बात तो है दोनों जो हमारे महागठबंधन के साथी है, दोनों यहाँ पर सीना ठोक कर कह रहे हैं कि जनादेश जो है वो हमारे पक्ष में है। मैं तो आज रिक्वेस्ट करता हूँ, अम्बुआ के पेड़ के नीचे और छांव के तले आप लोग शपथ ग्रहण कर ले लीजिए चीफ मिनिस्टर का, कोनो दिक्कत नहीं है। आप सुन लीजिए, आप दोनों जो है, आप दोनों बोल रहे थे कि जनादेश हमारा है, जनादेश हमारा है, हम भी डिनाई नहीं कर रहे हैं, आपका है, आप जाइए। और मैं कहता हूं तेजस्वी जी अम्बुआ के पेड़ के नीचे जाके तेजस्वी जी चुपके चुपके शपथ भी ले ले सीएम का, ले लीजिए, खुश रहिए, काहे को परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात है, रिटर्निंग ऑफिसर की गलती नहीं है अमीश भाई, ये रिटर्निंग नेता की गलती है। और आज हिंदुस्तान जानता है ये रिटर्निंग नेता कौन है। ये रिटर्निंग नेता, नॉन परफॉर्मिंग नेता पूरे हिंदुस्तान में कौन है, ये आप भी जानते हैं। आप बताइए, ये आप कंपैरिजन करिए। हम कल एक चुनाव जीते और कल ही से बंगाल की तैयारी शुरू हो गई है, और यहां पर कल एक चुनाव हार के सबसे लोएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ एक नेता जो रिटर्निंग नेता है वो गया है जैसलमेर डेजर्ट सफारी करने के लिए। तो ये चुनाव जीतने वाली काम है। आप डेजर्ट सफारी करेंगे और आपको लगता है चुनाव जीत जाएंगे, और चुनाव हार जाएंगे तो बोलेंगे ईवीएम, रिटर्निंग ऑफिसर, सुप्रीम कोर्ट, ये सब गलत हैं। और आप एक बात आज मैं बोल रहा हूं, कागज और कलम निकाल के लिखिए, याद करिए जिस प्रकार 2 युवराज उत्तर प्रदेश में साइकिल में बैठ के निकले थे कि 2 लड़के कमाल करेंगे, आखिरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश जी को निकलकर बोलना पड़ा कि बहुत हो गया, राहुल रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, साइकिल से उतार दिया। मैं आज आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं, आज से 3 महीने बाद आप देखिएगा तेजस्वी जी निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बोलेंगे ये कांग्रेस पार्टी को हम लालटेन के पास से हटाते हैं, क्योंकि इसने मिट्टी के तेल को निकालकर पानी भरा है, लालटेन में पानी भरा है। ये पूरा पानी भरने का काम लालटेन में कांग्रेस पार्टी ने किया है। और मैं लिखिए कागज में, कागज में लिखिए सब लोग बैठ के कि 3 महीने बाद देखिएगा क्या होगा। 3 महीने बाद यही तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे हमको राहुल गांधी के साथ ये पनौती है, पनौती नंबर 1। ये पनौती जिसको छूता है वो समूल विनाश होता है उस पार्टी का, और फिर भी ये पनौती आके इतना चिल्ला रहे हैं। अब मुझे तौसीफ के पास भी जाना था, लेकिन अबे दुबे आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। अबे जी देखिए अमीश जी, अभी पनौती कौन है ये 2015 में इनको समझ में आ गया था, जब 157 सीट पर लड़े, 46 सभाएं की मोदी जी ने, वो 53 सीट पर सिमट गए। कितने राज्य हारे हो दोस्त? 2 चुनाव जीते हो। हमने 6 दशक तक भारत के चुनाव जीते हैं, आपने लगातार राज्य हारे मोदी जी का चेहरा आगे करके। 2 देश के चुनाव जीतने पर खुद का महिमा मंडन ऐसा मत करो। आज अकेले नहीं जा रहे बंगाल, ओवैसी को साथ ले जा रहे हैं, साथ, और वहां पर भी वही करेंगे जो बिहार में किया है। अबे जी नहीं बताते कि अभी आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। अभी आपने बोला कि इन्होंने 2 चुनाव जीते हैं, हमने तो इतने सारे चुनाव जीते हैं।
वो राशिद भाई एक बात बोलते हैं, बड़े वरिष्ठ जर्नलिस्ट है, कांग्रेस को बड़ा कवर करते हैं। कांग्रेस की नेताओं की पुरानी आदत है, हमने देसी की खाया था, हमारी कलाई सूंघ लो। आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, एक सेकंड सर, वन सेकंड सर, आप ये मान रहे हैं कि हमने बड़े सारे चुनाव जीते, अब बीजेपी बड़े सारे चुनाव जीतेगी, ये क्या एक्सेप्टेंस है? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित शाह साहब भी आए थे, इस बार अमित शाह साहब बिहार में नहीं आए। ठीक है संबित, ठीक है, जवाब ये सवाल है आपका। संबित मैं क्विकली आपसे ये जानना चाहता हूं, संबित पात्रा, क्या आपको लगता है कि वीक कांग्रेस को स्ट्रांग करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आप लोग कई बार ये बोल चुके हैं, सही भी है, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन और सबको लोकतंत्र में भरोसा हो। आखिरकार वो क्यों नहीं विपक्ष को हो पाता? बीइंग अ रूलिंग पार्टी। हम कभी भी देश को होल्ड ऑन अबे दुबे, ये आप ही की, अबे दुबे होल्ड ऑन ना, अब आप जवाब तो सुनिए, सुनने तो दीजिए। कमजोर करके मजबूत नहीं हुए। अबे जी शांत रहिए। मजबूत होना चाहती है। खान साहब को देखिए, वो अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। अजय लोग को देखिए तो सरकार बनाने जा रहे हैं, अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आप पर सारे सवाल हैं, जिस दिन सवाल हो उस दिन जवाब कम देने चाहिए। बोलिए संबित जी। अमित जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा कार्यालय में धन्यवाद समारोह में एक बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा, पहले जब बिहार में चुनाव होते थे तो हेडलाइन क्या होते थे? हेडलाइन होते थे 300 लोगों की मृत्यु हुई, इतने बूथ में रीपोलिंग होगा, इतना बूथ लूटा गया। अब हेडिंग क्या होता है? एक भी बूथ पे रीपोलिंग नहीं है, एक भी कार्यकर्ता की हत्या नहीं हुई है, सुचारू रूप से नतीजे आते हैं और कोरोना के सारे एसओपी फॉलो होके नतीजे आते हैं। आप बताइए, डेमोक्रेसी गड्ढे में गई है या डेमोक्रेसी सशक्त हुआ है? ठीक है, 300 लोग मारे जाते और बूथ कैप्चरिंग होती तो वो सशक्त डेमोक्रेसी। ठीक है साहब, देखिए अमीश भाई, ये सारे लोग चाहते हैं, ये सारे लोग चाहते बड़ी हैं। बड़ी खबर, बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष पर की काफिले पर जो हमला हुआ है उस पर गवर्नर ने रिएक्ट किया। गवर्नर ने बोला है बंगाल में बहुत कुछ गलत हो रहा है। बंगाल के गवर्नर ने, बंगाल के राज्यपाल का बहुत बड़ा बयान है। हालांकि कुछ देर पहले महुआ मोइत्रा ने उनका मजाक भी उड़ाया है। दिलीप घोष पर हमला गंभीर बात है, ये धनखड़ साहब ने कहा है। लोकतांत्रिक ढांचे को बंगाल में खतरा है। तौसीफ खान, अगर कोई आपके अगेंस्ट रूलिंग, कोई अगेंस्ट आपके विपक्ष की पार्टी होगी तो उसके अध्यक्ष की गाड़ियां तोड़ी जाएंगी, और एक बार ही नहीं कई बार तोड़ी गई हैं, कार्यकर्ता मारे गए हैं। प्रधानमंत्री ने भी बिहार विजय पर जब वो बोल रहे थे, उन्होंने बोला अपने कार्यकर्ताओं को लेकर। देखिए, अभी 3 दिन या 4 दिन होता होगा, अभी 3-4 दिन पहले ही दिलीप घोष जो बंगाल के बीजेपी चीफ है, उन्होंने ही ये भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि हम तृणमूल के लोगों को मारेंगे, पैर तोड़ देंगे, हॉस्पिटल भेज देंगे। तो ये जो हिंसा की राजनीति है, ये बीजेपी की कल्चर है, ये दिलीप घोष का कल्चर है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो माहौल को ख़राब कर देते हैं। उनको ये काला झंडा दिखाया गया, उनके गाड़ी पे पत्थर दिया गया। इसको लेकर के जो तृणमूल के जो स्टेट के जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो चीफ है, उन्होंने कहा है कि इसमें तृणमूल के वर्कर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें जांच होनी चाहिए। आपके ये कौन करवा रहा है? अभी देखिए, आपके मंत्री का गायब है। दिलीप घोष जी को आपके मंत्री का गायब है। दिलीप घोष जी को, शुभेंदु अधिकारी तो जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं और साइड किया जा रहा है। टीएमसी का पोस्टर तक नहीं लगाते, उधर टीएमसी का झंडा नहीं उठाते वो शुभेंदु अधिकारी। नहीं तो ठीक है, अगर बीजेपी चाहती है कि शुभेंदु अधिकारी जी उनको ज्वाइन कर ले, और अगर शुभेंदु अधिकारी जी का फैसला हो गया है कि वो छोड़कर तृणमूल को जाना चाहते, तो वो उनका फैसला है। ममता बनर्जी ने पहले भी बयान दे दिया है कि 4 मंत्री छोड़कर जाना चाहते हैं वो चले जाएं। लेकिन जी हाँ, तो ये बीजेपी वाले तो लॉट में उठाते हैं ना, वो एक एक करके तो नहीं उठाते, तो खुद ही बोलेंगे। देखिए, मैं अभी आपको एक बात अपनी चिंता नहीं है कि आपका लॉट क्यों उठ रहा है। ओके, संबित पात्रा, आप लोग लॉट में उठाते हैं, और मैं इस पर अजय आलोक आपका भी रिएक्शन लूंगा। संबित, नहीं, ये उठ क्यों जाते हैं? हम लॉट पे उठाते हैं तो ये उठ क्यों जाते हैं? पहली बात है, देखिए, बंगाल में आज हमारे अध्यक्ष दिलीप दा के गाड़ी पे, उनके काफिले पे जिस प्रकार का हमला हुआ, ये कोई पहली बात नहीं है। बाबुल सुप्रियो जी के साथ क्या हुआ है,
उससे पहले जो हमारे ऑब्जर्वर जाते थे वहां पर उनके साथ क्या क्या घटनाएं हो चुकी है। 115 कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से पब्लिक के सामने मार दिया गया है, किस प्रकार आप याद करिए कार्यकर्ताओं को त्रिलोचन महतो को मार करके टांग दिया गया और उसके पीठ पर नंगे शरीर पर लिख दिया गया कि अगर तुम बीजेपी के बूथ अध्यक्ष बनोगे तो यही तुम्हारा हश्र होगा। आप याद करिए किस प्रकार से हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। और मैं अंत में याद दिलाता हूं 2017 में जब 18 में जब पंचायत के चुनाव हुए थे, एक दिन में 13 कार्यकर्ताओं को, एक दिन में 13 कार्यकर्ताओं को मारा गया था। और वो वीडियो आप सभी के चैनल ने दिखाया था किस प्रकार तृणमूल कांग्रेस के जो खुद के सिटिंग एमएलए थे वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, वो बैलॉट बॉक्स चला रहे थे। दिलाता हूं, रक्त रंजिश क्या वाकई जायज है देखिए किसी भी चुनाव के अंदर, किसी भी लोकतंत्र के अंदर? बताइए आप मुझे। मैं जवाब देता हूं संबित पात्रा जी को, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 15 सेकंड है, कल जवाब दीजिए। का ये घटना है, कल का ये घटना है कि तृणमूल का एक कार्यकर्ता मारा गया और 2 कार्यकर्ता जख्मी हो गए दुर्गापुर में। पुलिस ने कहा कि भाई ये आपसी झड़प का मामला है। हमने भी बोला कि ठीक है, जो पुलिस कह रही कहे, हम बीजेपी पे इल्जाम नहीं डाल रहे कि बीजेपी वालों ने तृणमूल को मार दिया। लेकिन बीजेपी वाले कहीं कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी पार्टी का हो या ना हो, सबको वो आके कहते हैं कि ये जो है हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है और इन्हें तृणमूल ने मारा। ये क्या? मैं ब्रेक ले रहा हूं। अजय आलोक, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। आप देखते रहिए आर पार। बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार, सोमवार से शुक्रवार रात 7 बजे न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप देख रहे हैं आर पार। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनलिस्ट का। अजय आलोक, ये सारा दोष बीजेपी का है जो लॉट में लोग लेती है, ये सारा दोष एनडीए का है जो सरकार बना लेती है। 20 सेकंड अजय जी। देखिए, ऐसा है कि निराश और परेशान लोगों और हताश लोगों पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। इनका इलाज अब जनता ही करती है। स्टेट दर स्टेट ये हारते जा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी बोलेगी? ये बोल रहे हैं कि बंगाल में ओवैसी को लेके जा रहे हैं। आपको बंगाल की क्यों चिंता है भाई साहब? ममता दीदी ने गठबंधन कर लिया आपसे क्या? हाँ, ममता बनर्जी तो फोटो नहीं खिंचाना चाहती हैं राहुल गांधी के साथ। तो ये इनकी समस्या है ना, ये हमारी समस्या तो है नहीं। कौन कहाँ लड़ेगा? अरे अपने आप को जनता के सामने साबित कीजिए। जनता के सामने आप अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की हैसियत क्या रह गई है? आपके पार्टी के लोग, आपके गठबंधन के लोग कहते हैं कि 70 सीट लड़ने की आपकी औकात नहीं थी, और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, मेरे पास समय नहीं। अजय आलोक, मेरे पास समय नहीं है। संबित पात्रा, राहुल गांधी जी पर हमला किया गया था बनासकांठा गुजरात में। राहुल गांधी जी, अच्छा बनासकांठा गुजरात आप पहुंच गए। बनासकांठा गुजरात कहां चले गए? हमला कौन हमला कर दिया बनासकांठा गुजरात में? राहुल गांधी सब पे हमला कर रहे हैं, पूरा पार्टी पे हमला कर दिया राहुल गांधी ने। पार्टी खत्म। मोदी बोले, उनके गवर्नर बोले। मेरे को 10 सेकंड दे दीजिए। संबित 10 सेकंड, आखिरी 10 सेकंड।